नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज की शुरुआत से पहले जो संकेत हैं वो भी थोड़ी सी टेंशन कम दे रहे हैं, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर है दिन के ऊपरी स्तरों पर, यानी खुलने के बाद ये अब तक का ऊपरी स्तर है 10,926 के लेवल्स, और बाकी एशियन मार्केट्स की भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज की ओपनिंग से पहले क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अमेरिका के बाजारों की बात करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के बाजार कल के सेशन में मिले जुले बंद हुए हैं। डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है नेगेटिव बायस के साथ, बाकी बाजार बढ़कर बंद हुए हैं। एशियन मार्केट्स का हाल हमने आपको बताया भी कि जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है। इसके अलावा कच्चा तेल ये $60-61 के बीच में घूम रहा है, वही रुझान अभी भी बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रुपए में पिछले 2 सत्रों में मजबूती के संकेत मिले हैं और कल भी रुपया 27 पैसे की मजबूती के साथ हुआ है बंद। सोमवार को सरकारी बैंकों से मिलेंगे वित्त मंत्री पीयूष गोयल, लेकिन आज रिजल्ट्स का पूरा एक्शन भी जी बिजनेस पर दिखेगा। एल&टी, मारुति सुजुकी, इनके रिजल्ट्स आएंगे, साथ ही M&M फाइनेंशियल, DHFL, इन कंपनियों के नतीजों पर भी आज के सेशन में रहेगी नजर। टीम हमारे साथ पूरी तैयार है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं जो एनालिसिस करेंगे इन ट्रिगर्स का, बताएंगे कि ट्रेड आपको कैसे लेना है। संदीप बताएंगे इंटरनेशनल मार्केट का अपडेट, और इसके बाद खबरों वाले शेयर्स की ओर भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले संदीप आप बताइए, संकेत कैसे हैं? संकेत ग्रीन ही है। आप जिस तरह के अटायर में हैं वैसे ही ज़्यादातर एशियन मार्केट्स में रुझान देखने को मिल रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी आप जैसे कह रही थी 40 पॉइंट ऊपर है और ज़्यादातर एशियन मार्केट्स ग्रीन में हैं। देखिए, एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हैं, ये तो एक ट्रिगर है ही है, लेकिन बावजूद इसके कि कल यूएस के मार्केट्स की मिलीजुली क्लोजिंग थी, डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से हल्के होकर बंद हुआ था, उसके बावजूद अगर एशियन मार्केट्स आज हरे निशान के साथ खुल रहे हैं तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाता है। एसजेएक्स निफ्टी में अगर आप देखें 10,900 के ऊपर के लेवल्स आपको नजर आएंगे, और अमेरिकी बाजार अगर आप देखें कल मिलीजुली क्लोजिंग थी, डाउ करीब 22 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ, ऊपर से करीब 73 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, क्योंकि यूएस के जो वाणिज्य सचिव हैं उनकी ओर से ये बयान निकल के सामने आया कि यूएस और चीन अभी भी जो उन दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील होनी है उससे बहुत 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 दूर हैं। और इस कमेंट के चलते ही अगर आप देखें तो कल यूएस के मार्केट्स ऊपरी स्तरों से हल्के हुए थे और डाउ जोन्स तो लाल निशान में बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी कल मिले जुले बंद हुए थे। कल ईसीबी बैठक का फैसला भी आया था, दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया और मिले जुले ट्रेड्स वहां देखने को मिले। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव टोन के साथ देखने को मिली है और क्रूड की कीमतें स्थिर हैं। अगर आप ब्रेंट देखें तो $61 के आसपास स्थिर है। WTI जरूर 1% के आसपास से गेंस दिखा रहा था, क्योंकि यूएस और वेनेजुला के बीच में जो टेंशन हो रही हैं, खबरें दरअसल ऐसी आ रही हैं कि शायद यूएस वेनेजुला के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा सकता है, पाबंदियां लगा सकता है, तो उससे कीमतों को थोड़ा सा सहारा लो लेवल से मिला था। लेकिन उसके साथ साथ यूएस में जो क्रूड भंडार के आंकड़े आ रहे हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पेट्रोल की इन्वेंट्रीज हैं, जो पेट्रोल भंडार के आंकड़े हैं वो तो रिकॉर्ड स्तरों पे थे, तो उससे कुछ ज़्यादा गेंस नहीं बन पाए क्रूड की कीमतों में। तो ये इंडियन मार्केट के लिहाज से देखा तो अच्छी बात है। नेट देखा जाए, यूएस मिला जुला बंद हुआ तब भी एशियन मार्केट्स आज पॉजिटिव खुल रहे हैं और क्रूड की कीमतें स्थिर हैं। नेट देखा जाए तो संकेत हमारे लिए पॉजिटिव ही कहना चाहिए आज के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, उसके बाद आज के ट्रेड पर करेंगे फोकस। एफआईएस के आंकड़े सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। कैश मार्केट के लेवल्स पहले आप देखिए। एफआईएस ने कैश मार्केट में 95 करोड़ की बिकवाली की है, 390 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में डीआईएस की ओर से हुई है, और एफएनओ में एफआईएस ने 1038 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े भी देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने 511 करोड़ के बेचे हैं, इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं 924 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर्स में 571 करोड़ की बाइंग की है। तो संकेत एफआईएस की ओर से स्पेशली स्टॉक्स को लेकर अच्छे ही हैं, लेकिन इन संकेतों के साथ शुरुआत कैसी होगी, करना आपको क्या है, इस पर करते हैं फोकस। हर रोज की तरह रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। संकेत एशियन मार्केट से तो अच्छे मिल रहे हैं और रुपए से भी अच्छे हैं, क्योंकि रुपया पिछले 2 सत्रों से अच्छी मजबूती दिखा रहा है। थोड़ा अमेरिकी बाजारों में ऊपर नीचे हमने कल अमेरिका के बाजार होते हुए देखे, लेकिन इन संकेतों के दम पर आज शुरुआत कैसी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? हालांकि कल बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से काफी बहुत ही सीमित दायरे में एक उथल पुथल हमने होती हुई देखी थी, लेकिन शानदार रिकवरी लेकर कल इंडियन मार्केट्स क्लोज भी हुए थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल बाजार थोड़ा रिकवर होकर बंद हुए हैं, साथ ही आज संकेत एशिया से अच्छे मिल रहे हैं, कैसा ट्रेड एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, शुरुआत मजबूती के साथ होगी और वैसे भी कल सेकंड हाफ में भारतीय बाजार ने मजबूती के संकेत दिए ही हैं। 10,850 के आसपास की क्लोजिंग ठीक है और वही आज के लिए निर्णायक लेवल भी समझ कर चलना चाहिए। 10,800 नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट है। 2 दिनों से हम उस सपोर्ट को लगभग होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और वायदा कारोबार में जो पुट्स में है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 10,800 के पुट पर बना हुआ है।
वो सपोर्ट का काम आज भी करेगा। ऐसा लग नहीं रहा कि उसके नीचे आप जाकर बंद हो गए। कल भी हम यही बात कर रहे थे क्लोजिंग शो में कि 10,800 के नीचे की क्लोजिंग होने वाली नहीं है। और ऊपरी स्तरों पर 10,925 पहले इस लेवल पर नजर रखिए। इस लेवल को पार किया तो फिर 50 पॉइंट की और अतिरिक्त तेजी बनते हुए आपको नजर आ सकती है। अदरवाइज 10,800 10,925 ये आपके लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज बनकर निकल कर आती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 27,300 आज निर्णायक लेवल के तौर पर देख लीजिए। वैसे जो 500 पॉइंट की रेंज साफ दिख रही है बैंक निफ्टी में, वो 27,000 से 27,500 की है, लेकिन फिर भी लग रहा है कहीं से 27,150 अगर मजबूत खुल जाते तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। और पिछले 2 दिनों से हम इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर देख भी रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर 27,500 के आसपास जाकर रुक सकता है। तो उसके पार निकले तो फिर आगे तेजी बनेगी। तो 27,150 27,500 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज लेकर आप चल सकते हैं। मुझे लगता है कि वैसे तो ट्रेड रेंज में ही रहना चाहिए, लेकिन आज जो है रुझान ऊपर की तरफ का रहने की संभावना थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है, तो रेंज दोनों ही इंडेक्स पर बताई गई है, लेकिन साथ ही आज के लिए स्टॉक्स कुछ स्पेसिफिक या फिर सेक्टर्स आपके हिसाब से? 2 दिग्गजों के नतीजे है, मारुति एल&टी, तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स के लिए आज तो वो एक्शन वाले रहेंगे और वही डिसाइड करेंगे कि निफ्टी ऊपरी स्तरों पर टिक पाता है या नहीं। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत अच्छी नतीजे की उम्मीद है नहीं, स्पेशली मारुति से, तो वो एक ट्रिगर है। लेकिन उसके अलावा मिड कैप्स में अच्छे नतीजे आ रहे हैं। मिड कैप फार्मा कंपनी में मुझे लगता है खरीदारी का मौका बन सकता है। चुनिंदा खरीदारी वहां पर होती हुई दिखी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में चुनिंदा खरीदारी हो सकती है। तो ये 2 सेक्टर हैं जो पॉजिटिव साइड पर आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका स्ट्रैटेजी बताने के लिए। मिड कैप फार्मा, तेल गैस स्टॉक्स पर आप फोकस करें। आज पॉजिटिव एक्शन स्टॉक्स में दिख सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए ट्रेडिंग रेंज आपको बताएगी, उस रेंज को आप नोट कर सकते हैं आज दिन भर के हिसाब से। लेकिन इंडेक्स के बाद अब बात करेंगे स्टॉक्स की और खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं रजत से। बताइए रजत, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर आज खबरें हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो नतीजे आने वाले हैं उसमें आज मारुति को ट्रैक कर रहे हैं और एल&टी, इन 2 कंपनियों के नतीजे आएंगे। इसके अलावा एफएनओ में जो स्टॉक्स में आज नतीजे आने वाले हैं उसमें एक है दीवान हाउसिंग, उसके अलावा इंडियन बैंक, जीएसएफसी और एमएनएम फाइनेंशियल, ये कंपनी अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं। कैश मार्केट में बहुत सारे नतीजे आने हैं, लेकिन उसमें गति, इसके अलावा ग्रुप फाइनेंस और नीलकमल, ये कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं। इसके अलावा सीडीएसएल और वक्रांगी जैसे जो स्टॉक्स हैं, आईओबी, जेटीकी, ईटी, इन सभी स्टॉक्स पे नजर रहेगी क्योंकि आज के सत्र में आने नतीजे, और वी2 रिटेल भी अपने नतीजे पेश करेगा। लेकिन नतीजे आ चुके हैं, उसमें बायोकॉन पहला स्टॉक, नतीजे अच्छे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा जो है 92 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया। आय 1,058 करोड़ से बढ़कर 1,540 करोड़ रही है और एबिटा बढ़ा है, साथ साथ मार्जिन भी 21% से लगभग 24.8% पहुंचते हुए नजर आए। तो नतीजे ठीक हैं। एम्फोसिस तिमाही दर तिमाही आधार पर मुनाफा जो है 271 करोड़ के बजाय 278 करोड़ है, थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है और आय भी 1,915 करोड़ से बढ़कर 1,971 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है। इनके मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 16.4% से घटकर 15.8% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट की हैं। रिलायंस पार भी फोकस में है। सालाना आधार पर यहां पर मुनाफे की फिगर घटी है, कंसोलिडेटेड आधार पर 280 करोड़ से 189 करोड़ का मुनाफा। आय यहां पर गिरावट है, 2500 करोड़ से घटकर 2100 करोड़ रह गई और एबिटा में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन थोड़े सुधरते हुए नजर आए हैं। क्वेस्ट कॉर्प पे नजर रखनी होगी, इसके नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर मार्जिन थोड़े घटे हैं, लेकिन मुनाफा 61 करोड़ से 64 करोड़ हुआ है और आय भी यहां पर बढ़ी है, 1,584 करोड़ से बढ़कर 2,172 करोड़ आय के फ्रंट पे है। एबिटा में 91 करोड़ से 119 करोड़ का एबिटा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। अब साथ साथ नतीजे तो हो गए। यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं जिन पर असर पड़ सकता है उसमें पहला है सरकारी बैंक्स, क्योंकि खबर यहाँ पर यह है कि पीयूष गोयल अब बैंकर्स के साथ बैठक करने जा रहे हैं और 28 जनवरी को यानी कि अगले हफ्ते यहाँ पर बैंकर्स के साथ मुलाकात होगी, जिसमें कृषि लघु उद्योग पर चर्चा होगी और बैंकों की समीक्षा भी होगी एनपीएस को लेकर। इसके अलावा सीईएससी का दिन है आज, क्योंकि स्पेंसर रिटेल और सीईएससी वेंचर्स की लिस्टिंग आज होने जा रही है। डीमर्जर के बाद ये लिस्टिंग होने जा रही है और एक्सपेक्टेड प्राइस सीईएससी जो यहाँ पर वेंचर्स का है वो है 600 और यहाँ पर जो स्पेंसर्स रिटेल का जो प्राइस है वो 300 रुपये प्रति शेयर का है एक्सपेक्टेड प्राइस। फोसेको इंडिया आज कंपनी नतीजे जारी करने वाली है और इसके अलावा वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर भी फैसला लेगा बोर्ड। और साथ साथ कुछ अन्य स्टॉक जहां पर आज नजर रखनी है उसमें एक है लिंडे इंडिया, जिसमें प्रमोटर बीओसी ग्रुप ने 2,025 रुपये प्रति शेयर की डीलिस्टिंग प्राइस को खारिज कर दिया। आज दोबारा ओपन ऑफर लाया जाएगा। और आखिर में शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट, यहां पर यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल ने 4.6 लाख शेयर खरीदे हैं और ये जो खरीद हुई है 447 रुपये 35 पैसे के भाव पर हुई है। लेकिन 2 फंड्स मॉन्ट्रियल इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप और अंटारियो पेंशन फंड ने 1% हिस्सा बेच दिया। ठीक है, शुक्रिया रजत आपका ये खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। लेकिन खबरों वाले स्टॉक्स के साथ साथ आज जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं वो भी रहेंगे एक्शन में और 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे जारी होंगे, एल&टी और मारुति सुजुकी। दोनों ही कंपनियों के नतीजे कैसे आ सकते हैं ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ मौजूद है। बताइए कुशल, एल&टी और मारुति क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएनटी की। तो एलएनटी का जो नतीजे हैं वो इनलाइन से पॉजिटिव की तरफ रहेंगे और रेवेन्यू फ्रंट पे अगर हम बात करें तो करीब 14% का इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंफ्रा सेगमेंट जो है वो स्ट्रांग रह सकता है और साथ साथ जो सर्विस सेगमेंट है उसमें 25% की ग्रोथ जो है वो संभव है। अगर हम एबिटा फ्रंट पर बात करें तो वो करीब 17% बढ़ने का अनुमान है और साथ साथ अच्छे ऑर्डर एग्जीक्यूशन की वजह से जो मार्जिन है वो करीब 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकता है। और ऑर्डर इनफ्लो की अगर बात करें तो करीब 17,500 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो एलएनटी को इस तिमाही में मिल सकता है और अन्य आय दोगुनी होने की संभावना है, जिस वजह से जो मुनाफा है वो करीब 19% बढ़ने का अनुमान है। अब अगर हम चलते हैं मारुति सुजुकी पर तो उसकी जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीकर साइड पर रहने का अनुमान है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो करीब 2% की बढ़त उसमें हो सकता है कि देखी जाए, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से वॉल्यूम पे खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। करीब 0.5% की गिरावट वॉल्यूम में सालाना दर पर हो सकती है। डोमेस्टिक फ्रंट पर करीब 1.25% का इजाफा देखने को मिल सकता है वॉल्यूम फ्रंट पर एक्सपोर्ट फ्रंट पर करीब 24.5% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी करीब 2% का गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिस्काउंट देने से, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से और रुपए में डेप्रिसिएशन होने की वजह से ये मार्जिन्स पर आपको खासा असर देखने को मिल सकता है, जिसका जो आगे का कंक्लूजन है वो मुनाफे पर आता है। करीब 3.5% का मुनाफा में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल जो एलएनटी है उसके इनलाइन से पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं और मारुति जो है उसके वीक नंबर्स आ सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। अब बात करेंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। सेंट्रल ब्रोकिंग के जय पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। जय, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए निफ्टी कैसे ट्रेड लेना है आपके हिसाब से? मॉर्निंग दीपाली। अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक सीमित दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 10,800 से 11,000 की रेंज है और इसी रेंज में लास्ट 10-15 दिन से चल भी रहा है और 10,800 के पुट ऑप्शंस में अभी हाईएस्ट राइटिंग है और कल जो पुट राइटर्स ने अपना टेरिटरी होल्ड भी किया और 10,800 के नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। इंट्राडे में डबल बॉटम पैटर्न बना है जो एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, तो बाय करके चलना चाहिए। 10,795 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,940 का टारगेट होगा। तो खरीदारी की ही सलाह है। 10,940 के टारगेट, 10,795 का स्टॉप लॉस। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स? टेक महिंद्रा फर्स्ट है। टेक महिंद्रा काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और लास्ट 4-5 दिन से अच्छा तेजी भी दिखा रहा है। रेंज से ब्रेकआउट आ रहा है अभी, तो बाय करना चाहिए 755 के स्टॉप के टारगेट के लिए और 715 का स्टॉप लॉस रहेगा। और सेकेंड है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना है, बुलिश बैट, और उसका रिवर्सल जोन से उसमें कल अपमूव भी स्टार्ट हुआ है, तो पॉजिटिव संकेत दे रहा है। 1145 से 1150 तक के लेवल 1-2 दिन में देख सकते हैं। 1097 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीदने की सलाह है। साथ ही टेक महिंद्रा, यहाँ भी तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। शुक्रिया आपका जय ये कॉल्स बताने के लिए। अब कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है एसएमसी ग्लोबल से। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके हिसाब से आज किन 2 कमोडिटीज में ट्रेड लेना चाहिए? दीपाली, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कल नेशनल गैस में बहुत बढ़िया जंप आया था, उसने एक बेस बनाया और वहाँ से एक बाउंस बैक आया है और फंडामेंटली भी मतलब कोल्डर वेदर है और इन्वेंट्री 11 ईयर्स डाउन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। 223 का भी अगर लेवल मिलता है तो वहाँ पे नेशनल गैस को बाई करना चाहिए। 230 का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा यहाँ पे 220 रुपये का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है वो यहाँ पे चांदी। अगर बेस मेटल में थोड़ी सी भी तेजी आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पुशअप मिलना चाहिए चांदी को और यहाँ पे एक बार फिर से वो 39,000 के ऊपर का लेवल जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती है आज। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बाइंग में रहना चाहिए। 38,800 के लेवल पे बाय करना चाहिए और जो टारगेट होगा वो करीब 39,200-300 का होगा। स्टॉप लॉस होगा 38,600 का। ठीक है, रुपए पर आउटलुक क्या है आज के लिए? 2 दिनों में तो अच्छी मजबूती बनी है। जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए। यहाँ पे रुपए में जो मजबूती आ रही है और क्रूड जो है मोरोवर उसी लेवल में अभी घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका फायदा रुपया को मिलना चाहिए। 71.15 का अगर लेवल आता है तो मुझे लगता है कि यूएसडी सेल करना चाहिए। 78.80 तक मुझे लग रहा है अप्रिसिएशन जो है वो हो सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 71.30 का। ठीक है, शुक्रिया वंदना आपका ये व्यूज देने के लिए। तो नेचुरल गैस और सिल्वर में खरीदारी की सलाह है। रुपया भी आज और मजबूत हो सकता है, 70-80 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स जो आई हैं अलग अलग स्टॉक्स पर, उसकी ओर करते हैं रुख और देवांशी हमारे साथ मौजूद है। देवांशी, आपके पास रिपोर्ट्स तो ढेर सारी होगी लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ना येस बैंक को लेकर है। अब ये जो नए एमडी सीईओ नियुक्त हो गए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, ब्रोकरेज हाउसेस को कैसा लग रहा है ये डेवलपमेंट?
बिल्कुल। वैसे दीपाली, यहाँ पे अगर शेयर का रिएक्शन देखें तो कल ही यहाँ पे रिवॉर्ड्स आते हुए दिख रहे थे, तो लगातार यहाँ पे पॉजिटिविटी यस बैंक को लेकर जारी थी कि शेयरधारकों को ये जो अनिश्चितता था वो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है। और ब्रोकरेज हाउसेस भी यही मानते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से शेयर काफ़ी पिटा हुआ था, तो अब जो अनिश्चितता है वो थोड़ी सी ख़त्म होती हुई दिख रही है। आगे इस काउंटर के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मैक्वारी है वो काफ़ी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 310 का सुझा रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि रवनीत गिल की नियुक्ति से अनिश्चितता खत्म होगी। और साथ ही जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं उसमें भी प्रोविजंस जो IL&FS का एक्सपोजर है उसी की वजह से थोड़ा सा नीचे है, वरना उनको रिजल्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी पसंद है। क्रेडिट स्विस ने भी 305 का लक्ष्य दिया, लेकिन एक जो ब्रोकरेज है UBS, इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। वो ये मान के चलते हैं कि CEO की नियुक्ति कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन थी, लेकिन अब जाके जो RBI की डाइवर्जेंस रिपोर्ट आएगी उसी पर बाजार का फोकस रहेगा। तो अभी भी सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और 150 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं। इसके अलावा जो अल्ट्राटेक सीमेंट पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, जिस तरह से नतीजे आए थे उसके बाद उन्होंने ना तो रेटिंग्स बढ़ाई हैं, ना तो यहाँ पे जो लक्ष्य हैं वहाँ पे कोई बदलाव किए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने होल्ड की रेटिंग रखी है 4116 के लेवल्स। गोल्डमैन भी यहाँ पे बाई की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 4100 तक के लेवल सुझा रहे हैं। वहीं पे मैक्वारी और क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग यहाँ पे क्रेडिट स्विस की तरफ से आ रही है 3300 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। और मैक्वारी भी यहाँ पे मान के चल रहा है कि लागत में कमी से यहाँ पे जो चौथी तिमाही से फ़ायदा जो है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। और आखिर में कोलगेट के जिस तरह से नतीजे आए, कोलगेट के नतीजे बेहतर आते हुए दिखे थे, मार्जिन थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद CLSA की रिपोर्ट है 1575 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। और तीसरी तिमाही में आय और मार्जिन में बढ़त दिखी है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल है इस पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका देवांशी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो ये येस बैंक पर, कोलगेट पर ब्रोकर हाउसेस का व्यू आपने सुना, लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक करेंगे दावोस हाइलाइट्स का। और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यानी दावोस पहुंचने वाला जी बिजनेस इकलौता हिंदी चैनल है और हम आपको लगातार दावोस से सीधे दिग्गजों से जो बातचीत हुई है वो सुनवा रहे हैं। और दावोस में भारत फोर्ज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित कल्याणी ने जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हुई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। All right, now we are in conversation with Mr. Amit Kalyani, Executive Director at Bharat Forge. बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इंडस्ट्री की क्या डिमांड है इस बार गवर्नमेंट से या फाइनेंस मिनिस्टर से? What do you think they should do to grow and promote business? I think काफ़ी अच्छी पॉलिसीज सरकार ने निकाली है, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, द होल सोशल इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट जो पिछले 3-4 सालों या पिछले 10 सालों में भी हुई है। स्टेबल पॉलिसी की ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक्स हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए, रिकैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट किक ऑफ होना चाहिए, क्योंकि उससे इकोनॉमी और भी ग्रो हो सकती है और एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो सकता है। ओके, टैक्सेशन को लेकर कुछ रिकमेंडेशंस हैं आपके? देखिए, मैं सच्ची बोलूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम पैसा कमाते हो तो टैक्स भरने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टैक्स का अच्छा यूज़ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, एजुकेशन में जाना चाहिए, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, क्लिनलीनेस, एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ी चीज़। तो ये दावोस की हाइलाइट्स आपने देखी और दिन भर आज फिर से दावोस से जो तमाम कॉर्पोरेट से बातचीत हुई है वो आप सुनेंगे जी बिजनेस पर।